हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज CUET। तो व्हाट इज CUET? CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडमिशन लेने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको ये टेस्ट देना होगा। ओके तो हम लोग एक CUET क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है। ओके चलो, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले रही है, तो उन सभी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास के बाद जो आप लोगों का एक सपना होता है एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो उस सपने को अब आप कैसे पूरा कर पाएंगे? जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस एग्ज़ाम के बारे में जानना। ओके सो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये ऑर्गेनाइज करा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। सब लोग जानते ही हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, राइट, ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये NTA ही ऑर्गेनाइज करवाता है। सो NTA टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होगा, यहाँ पे आप UG में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, ठीक है, 12th के बाद आपको जो ग्रेजुएशन करना है, तो उस ग्रेजुएशन के लिए आपको टेस्ट देना होगा, राइट। आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसी टेस्ट को देंगे। इसी तरीके से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स, तो जो कुछ भी आपको करना है यहाँ पे, राइट, आपको UG में एडमिशन लेना है, PG में एडमिशन लेना है, तो आपको इस टेस्ट से होके गुजरना होगा, राइट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ना, इसको एक्सेप्ट किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने। जितनी भी बहुत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के आपने नाम सुने होंगे, तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इस टेस्ट को मान्यता दी है। मतलब आप इस टेस्ट को दो, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो फिलफिल करेंगे आप लोग, आपको अच्छा स्कोर मिलता है तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इस टेस्ट को मान्यता देती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। सो बेसिकली ये टेस्ट कैसा है? कॉमन है। अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको बस ये टेस्ट देना है, अच्छा स्कोर करना है, जो भी क्राइटेरिया है उस कॉलेज का, उस कोर्स का, आप उसे फिलफिल करेंगे और आप अपने कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। ओके सो मैम, यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हैं? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं। इसी तरीके से जब आप चेक करेंगे तब आपके सामने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जिनमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको इस टेस्ट को देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न क्या है? बेसिकली आपके पास 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 में आपके पास 2 सब पार्ट्स हैं, 1A एंड 1B। तो बेसिकली जो ये वाला सेक्शन है ना, ये आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपने जो लैंग्वेजेस पढ़ी है उनके बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस आपके पास सेक्शन 1A में है, जिसमें से आपको कुछ डिसाइड करनी होंगी, जिसका आपका पेपर देना है। उसके बाद सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस आपको मिलेगी। इसी तरीके से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 2, जहां पे आपके पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो आप आफ्टर क्लास 12 किस चीज़ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? अगर मैथ्स में ग्रेजुएशन करना है तो आप उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ आपको सब्जेक्ट्स इन 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से पिक करना है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी जहां पे आपको एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब हमारा जो टारगेट रहने वाला है स्पेसिफिकली, दैट इज सेक्शन 2 में। इसी में आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होगा और आप लोगों ने मैथमेटिक्स डेफिनेटली लिया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो मैथमेटिक्स डोमेन के आप डेफिनेटली होंगे। इसी तरीके से सेक्शन 3 तो सबको ही देना है। क्या है ये? जनरल टेस्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न जो है डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस क्या है इसका,
तो अगर सेक्शन 1 है और सेक्शन 1B जिसमें लैंग्वेजेस हैं, आपको कुछ लैंग्वेजेस पिक करनी है जिसमें आप टेस्ट देने वाले हो, तो जो सिलेबस है उसका वो ये कहता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद वोकैबुलरी, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, तो इस तरीके से जो चीज़ें रहने वाली हैं वो इसका सिलेबस रहेगा। ओके, तो जैसे आप अपने 12th क्लास में इंग्लिश का पेपर देते थे तो वहाँ पे ग्रामर आता था, वोकैबुलरी आता था, इसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता था, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, जो भी लैंग्वेज आपने डिसाइड किया होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। बेसिकली फॉर द करंट ईयर आपका जो एग्जाम होगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा वो सिर्फ क्लास 12th बेसिस का है, लेकिन बाद में ये 11th 12th में कभी भी जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जो आपको टेस्ट देना है इस करंट सेशन के लिए 12th क्लास का ही आपका सिलेबस है। क्या सिलेबस आपका मैथ सब्जेक्ट का रहने वाला है वो हम डिस्कस अभी कुछ सेकंड बाद करेंगे। लेकिन इसके बाद आते हैं अपन सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 में आता है आपका जनरल टेस्ट, और यहां आप देख सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है, ये एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये आपका जनरल टेस्ट का पेपर है। आई होप इसमें भी आपको किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिला के आपने एक हल्का फुल्का अपना सिलेबस देख लिया है कि हमें लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बेसिकली फॉर द करंट ईयर आपको, फॉर द करंट सेशन आपको मिलेगा क्लास 12th बेसिस पे, लेकिन बाद में ये 11th 12th दोनों को कंबाइन करके आपका पेपर आएगा। इसके बाद अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपकी वही करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 3 में देखने के लिए मिलती है। मैंने एक बार इसको क्विक रिकैप करके आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिरकार क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, कितने कितने टाइम में हमें इन सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस हैं और क्या हमें सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। तो इस बात का जो आपका जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, इसका सोल्यूशन आपके सामने रखा है कि बेसिकली जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको ओनली 40 MCQs को आंसर करना है। तो पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, राइट। इन 50 MCQ में से आपको 40 MCQ करना है और टाइम रहने वाला है 45 मिनट्स, ठीक है, पर सब्जेक्ट। तो आपने जितने भी चूज किए होंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम मिल रहा है, 45 मिनट्स मिल रहा है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस को टिक करना है, ठीक है, 45 मिनट्स में। इसके बाद अगेन सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए तो सेक्शन 2 दैट इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पास फिर से 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। आपको कितने करने हैं, आपको सिर्फ 40 MCQs करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं, 40 आप करेंगे एंड अगेन आपके पास 45 मिनट्स होगा पर सब्जेक्ट। तो इसमें आपने जितने भी सब्जेक्ट को चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट आपको जो टाइम मिल रहा है दैट इज 45 मिनट्स। 50 क्वेश्चंस हैं, 40 आपको करना है, 40 MCQs आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम आते हैं जनरल टेस्ट के ऊपर। जनरल टेस्ट में आपके पास देखो 60 MCQs हैं जिनका आपको आंसर देना है। 75 क्वेश्चंस में से आपको 60 सॉल्व करने हैं और 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको 1 आवर मिल रहा है, राइट, और 75 में से आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपने देख लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन क्या है। अब बात करते हैं अपन लोग कि आखिरकार कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर हम लैंग्वेज में बात करें ना तो मार्क्स पर क्वेश्चन इज 5। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे और इसी तरीके से आपने कितने करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं, मल्टीप्लाई कर लो, पेपर कितने मार्क्स का हो जाता है, 200 मार्क्स का हो जाता है। फिर से वही बात है, ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलेगा पर लैंग्वेज। जितनी भी आपने लैंग्वेजेस चूज करी हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 45 मिनट्स मिलेंगे पर लैंग्वेज के लिए। इसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 40 करना है, 40 क्वेश्चंस करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। अगेन आपका जो सेकंड सेक्शन है 200 मार्क्स का हो जाता है। फिर से वही बात, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। फिर बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में आपको पता है 75 में से 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, 300 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। 60 मिनट में आपको सेक्शन 3 को फिनिश करना है।
तो इसके बाद बात आती है क्या मैम कोई नेगेटिव मार्किंग का भी केस है क्या यहाँ पे? यस डेफिनेटली, यहाँ पे 1 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। तो जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो ना, उसी क्वेश्चन को टिक करना है आपको, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स डायरेक्टली आपके 1 मार्क्स कट हो रहे हैं अगर आप गलत आंसर को टिक करते हो। अगर मैम हमें डाउट है, हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो क्या हमारे कुछ मार्क्स कट होंगे? नहीं, ठीक है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, आपके कोई भी मार्क्स उसमें से कट नहीं होंगे, राइट? क्या ये चीज क्लियर है? ना तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, ना ही आपके मार्क्स कट होंगे। तो कुल मिला के हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपके पास आएंगे 5 मार्क्स, और अगर गलत क्वेश्चन को टिक करके आते हो तो आपके 1 मार्क्स ले लिए जाएंगे। अगर कुछ भी टिक करके नहीं आते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधे 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो देखो इसीलिए ना 50 में से 40 करना है, 10 आपके पास ऑप्शन है, कोई 10 जो आपको नहीं आ रहे उन्हें अटेम्प्ट मत करो, 40 तो करने हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके, एकदम अच्छे तरीके से आपको इस एग्जाम को लेना है, राइट? ओके, फिर बात करते हैं कि मैम मैथमेटिक्स, ये तो एक हमने देख लिया खैर कि CUET क्या है, उसका पैटर्न क्या है, राइट? अब बात आती है कि मैम मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है। सो मैथमेटिक्स में बेसिकली आपके सामने ना 2 सेक्शन आएंगे, एक होगा सेक्शन A, एक होगा सेक्शन B। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं ना, तो टोटल आपके सामने 15 क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनना, टोटल क्वेश्चन तो आपके पास 50 ही आएंगे, लेकिन 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 2 सब सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन B1, एक है सेक्शन B2, राइट? अब बात करते हैं, जो आपके सेक्शन ए है ना, ये कंपलसरी है। किसके लिए कंपलसरी है? ये कंपलसरी है मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, वो दोनों ही सेक्शन ए को अटेम्प्ट करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो सेक्शन बी था आपका, जिसमें 2 सब सेक्शंस हैं, सेक्शन B1 एंड B2। तो इसमें जो आपका सेक्शन B1 है ना, वो कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? और सेक्शन B2 अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो कोर वाले बच्चे हैं उनको सेक्शन B2 में नहीं जाना है, उनके लिए सेक्शन B1 है। ओके, सो दिस इज कोर मैथमेटिक्स सेक्शन B1, अप्लाइड वालों के लिए क्या है? सेक्शन B2 है। लेकिन जो सेक्शन A है वो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स करेंगे, कोर वाले भी एंड अप्लाइड वाले भी। तो इसलिए मैंने कंपलसरी लिखा है फॉर बोथ कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ आपका इसमें फॉर्मेट है। ओके, अब यहाँ अगर मैं बात करूँ ना, तो सेक्शन ए में तो हमें समझ में आ गया है कि 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेक्शन B1 में अगर हम बात करें, अगर हम अपने कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो 35 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है। 25 एंड 15 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो सब कुछ कंपलसरी है, यहाँ तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, दोनों को ही सॉल्व करने हैं, कोर वाले हों या अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स हों। लेकिन सेक्शन B1 में जब आप आते हैं, तो सेक्शन B1 बेसिकली कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें 35 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन B2 की। सेक्शन B2 पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग जानते हैं कोर एंड अप्लाइड वालों का जो सिलेबस होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, राइट? काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, मतलब इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे 2 सेक्शंस आपके लिए बना के रखे हैं। तो सेक्शन B2 इज प्योरली फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। आपके लिए भी वही चीज़ है, 35 क्वेश्चन हैं, आपको 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो सेक्शन A है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, क्योंकि वहाँ आपका जो सिलेबस है ना वो मैच करता है, इसीलिए। फिर बात करते हैं अपन कि हमारे मैथ्स के सिलेबस में सेक्शन A है, सेक्शन B है, हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैम सेक्शन A जो कॉमन है कोर एंड अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं कोर एंड अप्लाइड वाले, वो इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। और इन सब के लिए ना आपके पास सब कुछ मटेरियल मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं बात करूं सेक्शन A में सबसे पहली यूनिट आती है एलजेब्रा की। सो एलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है? मैट्राइसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, राइट? बहुत ही इजी टॉपिक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, ट्रांसपोज करना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स एंड साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। तो कुल मिला के आपका जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर है तो वो दोनों के लिए सेम हो जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं कैलकुलस की। सो कैलकुलस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वही आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर था ना, उसमें से इन्हें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को पिक किया है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये सारी चीजें, यहाँ पे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसके जगह पे आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, तो उसको अगर हम थोड़ा साइड कर दें तो ये आपके सिलेबस में है। फिर बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, देखो इंटीग्रल्स तो सबके लिए ही सेम होने वाला है, तो अच्छे तरीके से आप जो चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक का, राइट, जो कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो सबके लिए सेम ही है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी उसकी। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने सीखा ही था कि किस तरीके से कर्व और लाइन के बीच में एरिया निकालना है। तो मतलब जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री एक बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ये आ रहा है आपके सिलेबस में। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन, तो सेक्शन ए में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके सिलेबस में है। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, हमने अपनी एनसीईआरटी बुक में 13.4 जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें इसी के बारे में पढ़ा था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, जिसको ये आता है ना उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आता ही है, कुछ भी नहीं करना आपको, इनटू करके ऐड करना है। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये भी दोनों के लिए कॉमन है। फिर आ जाओ लीनियर प्रोग्रामिंग पे। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है कि किस तरीके से एक एलपीपी को आप फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, फीजिबल इनफीजिबल रीजन सोल्यूशन, तो ये आपने अच्छे तरीके से अगर अपना आई थिंक चैप्टर नंबर 12 अगर पढ़ा है तो वो चीज़ इजी है। तो यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया ना आप लोगों के लिए, ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, अप्लाइड एंड कोर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग का सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये दोनों के लिए है, सिलेबस कॉमन है, तो आप इन्हें रेफर कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन B1 पे, जो कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं अपने, उन लोगों के लिए जो सिलेबस है उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक से, एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। अपने एग्जाम के समय पे आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं उन सबको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को रेफर कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स, ये सब टॉपिक्स ना बहुत इजी है, तो इनको ऐसा मत सोचना कि अब पढ़ा नहीं है तो पढ़े कि नहीं पढ़े, बिल्कुल ईजी है। वीडियो को रेफर करेंगे आप, आपको 1-2 मिनट के अंदर सब समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है ये। फिर आ जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 था ना आपकी एनसीईआरटी बुक से, आपको उसे पूरा पढ़ना है, जितनी भी उसमें आइडेंटिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बेसिकली उस चैप्टर में था ही क्या, ठीक है। और एक टेबल आपको याद होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद किस तरीके से रेंज निकालते हैं, राइट, आइडेंटिटी से कैसे खेलना है, वो सारी चीजें आपकी इसको कवर करती है, तो आप रीड कर सकते हो, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर आ जाइए आप लोग अलजेब्रा पे। अलजेब्रा वाला पोर्शन तो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि मैट्राइसिस, ठीक है, आपको सेक्शन ए में भी मैट्राइसिस मिल रहा था, सेक्शन B1 में भी आपको मैट्राइसिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, पेपर अच्छा ही आएगा, पेपर इजी ही आएगा। सो मैट्राइसिस बहुत ही बेसिक चीज़ है, लाइक ऑर्डर कैसे निकालते हो, ऐड कैसे करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब सिलेबस का तो खैर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिल्कुल, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैट्राइसिस पूरा चैप्टर 3 आपको अपनी एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से पढ़ के रख लेना है, ठीक। अब जैसे इनने एक लाइन लिख दी, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, तो इसी स्टेटमेंट पे आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो सिलेबस को अच्छे से रीड करके जो टॉपिक्स है ना, मतलब आपको टॉपिक और सिलेबस को एक एक अच्छे तरीके से मिलाते जाना है अपने बुक से, और जिस तरीके से, जैसे ये लाइन ही थी एक
कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है डायरेक्ट इसी लाइन पे क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। तो यही है आपके मैट्रिक्स के बारे में। और एक छोटी सी लाइन लिखिए कि सब रियल एंट्रीज से ही आप खेलोगे, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं देने वाला है। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस का भी है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स यूनिक होता है, स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। फिर आ जाइए डिटर्मिनेंट पे। सो डिटर्मिनेंट में वो सब कुछ पढ़ना है आपको, एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, तो ये सभी चीजें, कितनी बार मैंने आपको कहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लो, ठीक है। तो इसको दोबारा देख लेना, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, एक बार जब समझोगे ना, क्योंकि एक बार हल्का सा पढ़ चुके हो ये चीजें, बस आपको रिकॉल ही करना है, रिवाइज ही करना है, तो इतनी बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और आगे भी हम ये सारी चीजें देखेंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे उन सब के लिए। फिर बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में बात आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो यहाँ पे आप सिलेबस का बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूंगी आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 राइट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा चैप्टर पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो, आपका वही पूरा सिलेबस है जो यहाँ लिखा है, ठीक है। एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है, आपको उसे पूरा अच्छे से पढ़ के रखना है। चेन रूल, क्वेश्चन रूल, ठीक है। अब अगर हमें चेन रूल और क्वेश्चन रूल ही नहीं आता तो हो ही नहीं सकता हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, राइट, क्योंकि वो तो उसका बेस है, फाउंडेशन है। तो इसी तरीके से आपका पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग काम होता है इसमें। पैरामेट्रिक फॉर्म में जब ये लोग वैल्यूज डलवा के पूछते हैं ना आंसर, तब आप गलतियां कर सकते हो, तो इसीलिए वो सब चीजें यहाँ दी रखी है। रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूफ नहीं आएगा, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे हो सकता है क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तो ये सिलेबस है इसका। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोग पता है एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में बातें करी है, मैक्सिमा मिनिमा है, अच्छा अप्रोक्सीमेशन लो, सेक्शन 1A में अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं था तो सेक्शन B1 में आ गया है, मतलब अप्लाइड वाले बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं आपको तो अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ना है, मतलब आपको अपनी पूरी एनसीईआरटी की किताब अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। फिर आते हैं इंटीग्रल्स पे। तो इंटीग्रेशन भी वही आपका पूरा चैप्टर नंबर 7, हर एक टाइप का आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक। और ये सभी चीजें हमने डिस्कस किया, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे आपका क्या लग जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वगैरह, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ये काफी समय से डिलीटेड टॉपिक था, लेकिन CUET के लिए कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। फिर से बोलूंगी, आपकी बुक एनसीईआरटी आपकी बेस्ट फ्रेंड रहने वाली है इस एग्जाम के लिए, तो उस बुक को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देख लीजिए, प्रॉपर्टीज वगैरह पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इन लोगों ने भी कहा है, देखो स्टैंडर्ड कर्व्स ही आपसे पूछे जाएंगे, आपसे जो शिफ्टिंग वाले कर्व होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी एनसीईआरटी बुक से फिनिश किया है, आपको वो सारी चीजें वहां मिल जाएगी, ठीक। इसके बाद क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वही ऑर्डर, डिग्री, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सारी चीजें आपको देखनी है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है आपके लिए, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, जो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, dx/dy प्लस px इक्वल टू q। तो ये जो दो टाइप की आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपके CUET के सिलेबस में है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, दैट इज वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो कुल मिला के आपको सब कुछ ही पढ़ना है यहाँ पे भी। तो पूरी आपकी जो एनसीईआरटी बुक में वेक्टर्स चैप्टर दिया है, बहुत अच्छे से आप उसे पढ़ लीजिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी, सब कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसमें, ओके, सब पढ़ना है आपको। तो यहाँ देख सकते हो, सिर्फ वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डीसीज, डीआरस। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो किसी स्केलर को वेक्टर में, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है आप लोगों को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें लास्ट में जाके एक एक्सरसाइज होती है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, वहां पे आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी डिलीटेड नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। सब पढ़ाऊंगी मैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर बात करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। यहाँ पे आपको डीसी, डीआरस, लाइन के जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है एक लाइन, उसकी डीआर, डीसीज कैसे निकालते हैं वो आपको पढ़ना है। कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर्स, क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, मतलब कुल मिला के पूरा लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड अ प्लेन के बीच में एंगल। तो ये एंगल वाला टॉपिक पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन CUET के एग्जाम में ये भी आ रहा है। तो कुल मिला के आप अच्छे तरीके से अपनी बुक से एक एक टॉपिक पढ़ोगे वहाँ से, राइट। सब कुछ आपके सिलेबस में है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी आपको पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हुए, तो जितने सारे टर्म्स है ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, आपको सब पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो इनके ऊपर ये लोग MCQ बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन, डाइट प्रॉब्लम, तो जितने भी टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल मैथड कैसे सॉल्व यूज करते हैं अपन, फीजिबल रीजन, इनफीजिबल रीजन, फीजिबल सोल्यूशन, इनफीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, तो उनके बारे में आपको सॉल्व करना, पढ़ना, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, सब कुछ जितना आपके प्रोबेबिलिटी NCERT बुक में गिवन है सब आ रहा है। कोई भी एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल, सबके बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो आपको अपनी NCERT बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर बात करते हैं कि मैम ये तो सिलेबस हो गया, तो जितने भी अपने कोर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स थे उनका जो सेक्शन B1 में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, हमने वो पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इस इतने इम्पॉर्टेंट एग्जाम के तरफ, राइट, क्योंकि ये आपका करियर डिसाइडिंग वाला फैक्टर आ चुका है। क्योंकि आफ्टर स्कूल एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आप अपने आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से सिक्योर कर सको, राइट। सो एग्ज़ाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सीरियसनेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम अगर बात करें स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की, जैसे मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या रहने वाला है। देखो, जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं और अब जाके फ्यूचर में जाके इस एग्जाम को देंगे, तो उनके लिए तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि उनके लिए हम एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं। मतलब उनके लिए कुछ भी डिलीटेड नहीं है, हम सब कुछ चीज़ें एक CUET एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी इस एग्जाम को देने वाले हैं, जिन लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऐसी पढ़ाई की थी जहाँ पे चीज़ें डिलीटेड थी, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि मैम हमने तो ये सब चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, सब डिलीटेड था, अब हम क्या करें, टाइम भी कम है। तो उन सब स्टूडेंट्स को ना मैं एक छोटी सी एडवाइस दे देती हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, राइट। देखो, अगर टाइम अब कम है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि NCERT एग्जाम्पलर बुक में मैंने आप लोगों को NCERT एग्जाम्पलर क्लास 12th मैथ्स पूरी पढ़ाई है। अभी मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बैठ के उस पूरी बुक को पढ़ो, आपको उसमें से पता है कुछ चीज़ें पढ़ के बहुत अच्छे से जानिए। जैसे अगर आप विदाउट डिलीटेड पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने सब कुछ उतना ही लिमिटेड पढ़ा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ के बैठे हो, राइट। लेकिन इस एग्जाम के लिए जो आपको अभी देना है कुछ भी रिड्यूस नहीं है, सब आपके एग्जाम में आ रहा है जो 12th क्लास में आपने पढ़ा है। तो आप लोग NCERT एग्जाम्पलर में जो मैंने कंसेप्ट वीडियोस बनाए हैं ना, हर चैप्टर के सेपरेट कंसेप्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और वो जो वीडियोस है ना उसमें हमने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे उसमें, जितने भी टॉपिक्स आपके रिड्यूस थे ना वो सब टॉपिक्स उसमें आप लोगों के लिए पढ़ाया गया है। तो आप उन सब टॉपिक्स को देख सकते हो, बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, आप आसानी से वन शॉट टाइप का उस वीडियो को समझ सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी जितना भी आपका सिलेबस है जो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। इसके बाद जो स्टूडेंट्स अब फ्यूचर में जाके इस एग्जाम को देंगे, तो आपको जैसा मैंने कहा कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी बुक NCERT से भी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली, जो सब कुछ आपकी बुक में गिवन है ना वो सब पढ़ रहे हैं, जो आपके बोर्ड्स में भी और आपके CUET में भी काम आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी अप्रोच रहने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में पेपर देंगे, और जिनको अभी पेपर देना है, इस करंट सेशन के लिए पेपर देना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप NCERT एग्जाम्पलर के जो मेरे वन शॉट वीडियोज़ हैं सभी चैप्टर्स के, वो मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं था, राइट, उसमें सब कुछ था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। इसके साथ साथ
और एक और चीज़, अब मैं सभी स्टूडेंट्स को लेके एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखो एनसीईआरटी बुक को तो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपकी जो बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, उसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, आपके पास फिलर्स हैं, राइट अगर आपने अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक देखी है तो बेसिकली उस बुक में क्या होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, फिलर्स होते हैं। तो अभी जैसे टाइम कम है आप लोगों के पास, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं इस करंट सेशन के लिए, आपको एक तो एग्जाम्पलर के 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स एंड फिलर्स भी सॉल्व करने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्टूडेंट फ्यूचर में एग्जाम देंगे उनको सब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत अच्छा है, तो आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, राइट। इसके साथ और हम क्या करने वाले हैं, ये तो कंसेप्चुअल वीडियोस हो गए जो आप लोगों के पास है अवेलेबल, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन सभी वीडियोस को आपको देखना है, राइट, ठीक है। इसके बाद किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप क्रैक करना चाहते हो ना, तो उसके लिए पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। तो हम लोग सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस रहेगा जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, उसी एग्जाम के पैटर्न पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये वी विल बी प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर्स, ठीक है। कंसेप्ट वीडियोस आपके पास हैं, पूरी चीज हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो ये आपकी अप्रोच रहने वाली है, इस तरीके से आप पढ़ने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से जो चीज़ें पढ़ी है उनको अच्छे से पढ़ते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, एंड आई रियली विश कि आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। सो टिल देन टेक केयर।